A very good evening to all of you, my friends. Sorry, the live telecast didn't go as well as I wished कि ऐसा हो जाए, but चलिए ठीक है. I am presenting this pre-recorded video to you. आपसे एक request है before I start the video. What this is about? This is for IP examination and this is one to many MCQ series 1. मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया कि एग्जाम तक आई विल बी गिविंग यू सम एमसीक्यूज विद वन टू मैनी अप्रोच. वन टू मैनी से मतलब ये है कि हर एमसीक्यू में देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस इन ईच एमसीक्यू. व्हाट आई वांट, प्लीज 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 वीडियो को लाइक वाइक करना तो मैं बोलता ही रहता हूं. उसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स because while this video is premiering to you, I'll be asking you a few questions here in the chat box. So please be active in the chat box. आप अपना लाइव चैट खोल के मुझसे बात करिए, तभी प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे. ऑन दिस नोट आई एम स्टार्टिंग द वीडियो वन टू मैनी एमसीक्यूज सीरीज 1 एंड यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोज ऑन दिस एड्यूथाला चैनल बाय प्रणय. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. टुडे आई कंप्लीटेड 3000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. Play Store, Eduthala application, you know, and all this content is absolutely free of cost. Some people have alleged me regarding revenue from ad. Very soon I'll be sharing my ad revenues with you also, जिससे लोगों को पता चल जाए कि भाई मैं एक्चुअली क्या कमाता हूँ और क्या नहीं ad से. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is regarding paper 1. I have given you 10 very important questions which encapsulates at least 20 to 30 more questions relevant to your examination. Here is the first topic of India Post Office Act 1898 is the first topic in your syllabus. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 जो था वो लास्ट कब अमेंड हुआ. एंड यू ऑल नो दैट इन द लास्ट एग्जामिनेशन देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. In the last examination, the answer was 2017, but the latest answer is it is recently amended in the year 2019. Please. The act was amended in the year 2019. The original act commenced on 1st of July 1898. तो ये नोट कर लीजिए. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है. फर्स्ट पॉइंट इज माय फर्स्ट एडिशनल पॉइंट टू यू. What happened in this amendment, which is of course अगर amendment हुआ है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से. एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, नाम है चैप्टर सेकंड ए. इट हैज बीन इंसर्टेड टाइटल्ड. इस चैप्टर का टाइटल है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ पोस्ट ऑफिसेस. पीओस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. सो गवर्नमेंट का एम है दैट वी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ पोस्ट ऑफिसेस थ्रू आउट द कंट्री एंड इन फॉर दिस पोस्ट ऑफिस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नई अथॉरिटी शुरू करी है. इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के लेटेस्ट अमेंडमेंट ने 2019 वाले ने पोस्ट ऑफिस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसका काम क्या है? वेरियस स्कीम्स जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र, आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, आईपीपीबी की रेंज को और बढ़ाना, एग्जिस्टिंग सर्विस को बहुत ही मैग्नीफाई कर देना, इन सारे एम्स के साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है. इफ यू वांट टू रीड द अमेंडमेंट आई वुड रिकमेंड कि आप इस अमेंडमेंट को पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव कंपाइल्ड हियर व्हिच इज ऑफ कोर्स दीस 2 पॉइंट व्हिच इज द न्यू चैप्टर सेकंड ए. सेकंड ए चैप्टर में क्या आता है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ पीओज आता है. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ पीओज के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है? पीओसीडीए, पोस्ट ऑफिस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसकी एक स्ट्रक्चर भी बताई गई है कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इसके हेड रहेंगे एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर बीन इन्फॉर्म्ड इनसाइड दिस ओनली. तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा इस अमेंडमेंट को. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई थॉट कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, इस अथॉरिटी को ये एम दिया गया है कि हर ऐसा विलेज which has got more than 1000 residents, वहां पे पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिश होना ही चाहिए. So establishment of PO in every village in which there are more than 1000 residents is the aim. So you can see this is my pattern of teaching you for MCQs. ये सारे MCQ हम एक एक करके पढ़ेंगे जो हर जगह मिल जाते हैं हमको. ये एडिशनल पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे उस MCQ से. What I want you guys to do, प्लीज चैट में मुझे रिप्लाई करेगा. मैं आप लोगों से चाहता हूं गाइज, आई वांट यू गाइज टू डू कि अब से आप जो भी MCQs पढ़ें तो उसके अंदर जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं ना और उससे रिलेटेड, जैसे यहां पे हमने पढ़ा लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 2019 में. सो यू शुड नो, यस 2019 में हुआ है, बट उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है? दैट्स हाउ वी आर सपोज टू टेक अप आवर स्टडीज इन दिस लास्ट एंड द वेरी पेनल्टीमेट आवर ऑफ आवर प्रिपरेशन. प्लीज इस तरीके से चलिएगा. मैं तो आपके साथ ही हूं और चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा. गाइज माय पॉइंट इज क्लियर टू यू कि आपको किस तरीके से एमसीक्यूज की तैयारी करनी है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Thank you. Please be active in the chat.
सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की पोस्टल आर्टिकल की जो डिलीवरी है वो मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर्ड टू अ पोस्ट ऑफिस है, कब माना जाएगा? तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ट्रांसमिशन होता है हमारे यहाँ, ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल क्या कंसिडर किया जाता है? एक कस्टमर जब अपने आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे डिलीवर कर देते हैं, वहां से लेके एड्रेसी को डिलीवर होने तक का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। प्लीज रीड हियर, अ पोस्टर आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कब माना जाएगा? फ्रॉम द टाइम इट्स बीइंग डिलीवर्ड टू अ पोस्ट ऑफिस, डिलीवर्ड टू अ पोस्ट ऑफिस का मतलब कस्टमर ने काउंटर पे बुक कराया से लेकर इट इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, और इफ इट इज रिटर्न टू सेंडर तो उल्टा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहते हैं। तो पूछ रहा है डिलीवर्ड टू अ पोस्ट ऑफिस में क्या क्या आएगा? तो कस्टमर आया, काउंटर पे बुक कराया, इट मींस उसने पोस्ट ऑफिस को अपना आर्टिकल डिलीवर कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर ट्रांसमिशन, दिस इज ट्रांसमिशन, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और इट विल बी रिटर्न टू सेंडर। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गिवन हियर, ये ट्रांसमिशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गिवन कि भाई हमारा डिलीवर्ड टू अ पोस्ट ऑफिस में क्या क्या आता है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति, इफ अ सेंडर गिव्स इट ओवर टू द पोस्टमैन हु इज एन ऑथराइज्ड पर्सन टू कलेक्ट articles from public or any other person authorized to receive postal articles of that description, तो वो मान लिया जाएगा डिलीवर्ड टू पोस्ट ऑफिस। बोथ ऑफ दी अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं जो आपको ये शेयर करूंगा ना उसमें करेक्ट आंसर को बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट यू गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये भी हमारा इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि और आर्टिकल्स which are not delivered, which are not RTS, are dealt by chapter 7. So please remember, in your question, in your examination, there might be a question, disposal of articles, that is undelivered articles, वो कहाँ दे रखा है? चैप्टर 7 ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट में दे रखा है। डिस्पोजल में भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, आई विल बी ब्रिंगिंग इट टू यू। आर यू गाइज लाइकिंग दीज एमसीक्यूज? मतलब इस तरीके से अगर हम कुछ एग्जाम तक 100 एमसीक्यूज भी कवर कर ले एवरी टॉपिक के, एवरी टॉपिक नहीं एवरी पेपर के, तो डू यू थिंक इट विल बी बेनिफिशियल? प्लीज डू राइट मी अ कमेंट। ओके, कैन एनी अनडिलीवर्ड आर्टिकल बी ओपन फॉर असरटेनिंग द नेम एंड एड्रेस और अदर वाइटल डिटेल्स ऑफ रीडायरेक्शन पर्पस? वो कह रहे हैं कि कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर नाम पता वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उसको ओपन कर सकते हैं एड्रेस या नाम पता कुछ जानने के लिए, विद द पर्पज ऑफ नोइंग द नेम एंड एड्रेस और अदर वाइटल इन्फॉर्मेशन? यस, पोस्टमैन कैन डू इट। यस, बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय पीएमजी। नो, इट कैन नॉट बी ओपन। जरा बताएंगे मुझे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने रिक्वेस्ट किया आप प्लीज लाइव चैट में एक्टिव रहें सब लोग, सो दैट वी आर स्टडिंग लाइव ऑफ कोर्स। बताइए जी, अक्षया जी, दीपक जी, कुंदन जी, पंकज भाई, एनीवन, क्या मानेंगे हम? पोस्टमैन ओपन कर सकता है जस्ट टू चेक रीडायरेक्शन पर्पस के लिए? किसी आर्टिकल को ओपन करने की बात कर रहा हूं मैं, अंदर से देखने की। सो द राइट आंसर इज गिवन ओवर हियर इन द इंडिया पोस्ट ऑफिस। इफ इट कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड एंड फॉरवर्डेड एज फॉर सेड, इट शैल बी ओपन बाय सम ऑफिसर अपॉइंटेड बाय पीएमजी। सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए उस आर्टिकल को ओपन करेगा कौन? एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय पोस्ट मास्टर जनरल। तो ये है इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट में जो दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल? तो दोस्तों सबसे पहले आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, फाइनल डिस्पोजल ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? किस चैप्टर में दिया हुआ है? आप लोगों को मैंने दिखाया था, अभी दिखाया था, चैप्टर 7 में दिया हुआ है। प्लीज 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 मार्क इट इन योर माइंड। सो हियर इज द आंसर कि भाई इनमें से कौन क्या फाइनल डिस्पोजल होगा? लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पोस्ट कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मनी एंड सेलेबल प्रॉपर्टी को हम डिटेन करेंगे 1 साल तक के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? प्लीज टेल मी द राइट आंसर, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। एक्चुअली ये तीनों ही सही हैं, और यहां से टेक अवेज क्या क्या हैं? आफ्टर यू नो द आर्टिकल्स आर अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स जो हैं उनको लेटर्स जो होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब आपको नहीं मिल पा रहा है कोई डिस्पोजल उसका, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसको जाना है, तो लेटर्स विल बी डिस्ट्रॉयड। पोस्ट कार्ड्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर पर्सनल इन नेचर, इट कैन नॉट बी कैप्ट लाइक दिस। मनी एंड सेलेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको 1 ईयर के लिए, देखो यहां एक और आंसर मिल गया, 1 ईयर के लिए डिटेन किया जाता है, एंड आफ्टर 1 ईयर मनी इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर जो सेलेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका ऑक्शन कंडक्ट करके
उसको आगे बढ़ाया जाता है. सो प्लीज take the questions from here. Final disposal is chapter 7. It is given in IPO Act 1898. Letters को destroy करते हैं. Postcards are also destroyed. Money and saleable properties are detained for a period of 1 year. After 1 year, they are directly or by through auction, they are credited to the government account. क्या आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पता था? Have you guys read this? पिछली बार भी स्टैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन आया था IPO एक्ट से, और भी आए थे. What do you mean by express delivery as per IPO Act 1898? यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सप्रेस वर्ड आया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ EMS. हम पढ़ते हैं EMS स्पीड पोस्ट, सो वी मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ EMS. द फुल फॉर्म ऑफ EMS इज एक्सप्रेस मेल सर्विस. एक्सप्रेस मेल सर्विस. सो एक्सप्रेस डिलीवरी स्पीड पोस्ट का ईयर कौन सा है जरा आप बताएंगे? इन विच ईयर स्पीड पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? फटाफट से बता दीजिए मेरे को. इन विच ईयर स्पीड पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? And another question I want you to answer is, what is the tariff for One India One Rate plan? Another question I want to ask you is, what is the maximum weight for One India One Rate plan? ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं. पहले ये कर रहा हूं, स्पीड पोस्ट किस ईयर में आई थी? आंसर दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में. स्पीड पोस्ट किस ईयर में आई थी? वन इंडिया वन रेट प्लान, जिसमें पहले 25 रुपीज में स्पीड पोस्ट होती थी, वो उसका करंट रेट क्या है? आज की डेट में कितने रुपए में वन इंडिया वन रेट चलता है? And the last question, I ask you, what is the maximum made for One India One Rate plan? Okay, so the answer is कि 1986 में स्पीड पोस्ट आया था. वन इंडिया वन रेट में राइट नाउ कुछ कितना 41 रुपीज 30 पैसा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप लोग चेक करिए. अभी जो 50 ग्राम 50 ग्राम से नीचे वन इंडिया वन रेट प्लान चलता है. 50 ग्राम से नीचे आर्टिकल, 50 ग्राम तक का आर्टिकल आप बुक कराएंगे, इट विल बी द रेट विल बी कॉमन throughout the country. One more question on speed post I want to ask you guys. Please do tell me. मुझे ये बताइए, स्पीड पोस्ट आर्टिकल का जो टैरिफ है, the tariff of speed post article is decided on what basis? On weight, distance. Yes, weight पे होता है. Yes, distance पे भी होता है. आप दोनों ये चीज जानते हो. तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी होता है और वेट भी उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अब हम बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस डिलीवरी एज पर IPO एक्ट 1898. तो आप बताइए, स्पीड पोस्ट की बात कर रहे हैं, मैसेंजर या स्पेशल कन्वेंस की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस पार्सल की बात कर रहे हैं, बाई हैंड की बात कर रहे हैं? आपको ये बताना है, जरा जल्दी से बताइएगा. और इसमें ये बात ध्यान रखनी है, कुछ लोग कहेंगे भाई स्पीड पोस्ट है, एक्सप्रेस पार्सल. दोस्तों IPO एक्ट 1898 में लिखा है, तब ना स्पीड पोस्ट थी ना एक्सप्रेस पार्सल सर्विस थी. एक्सप्रेस डिलीवरी मींस डिलीवरी बाय अ स्पेशल मैसेंजर और कन्वेंस. तो ये दे रखा है IPO एक्ट में कि जब हम किसी स्पेशल मैसेंजर को भेजते हैं, या फिर वो कबूतर जा 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 कबूतर जा, वो स्पेशल मैसेंजर कबूतर या स्पेशल कन्वेंस बाय एयर वो जाता है, इसको कहते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी एज पर IPO एक्ट 1898. आगे बढ़ते भाई, हु इज एम्पावर्ड टू मॉडिफाई रेट्स एंड टैरिफ्स ऑफ बेसिक पोस्टल सर्विस कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ IPO एक्ट 1898. यहां से क्वेश्चन समझिए. इफ दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट बेसिक पोस्टल सर्विस कहां कंटेन्ड है, इट इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898. एक क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज पावर टू मॉडिफाई रेट्स एंड टैरिफ ऑफ बेसिक पोस्टल सर्विस. जो रेट और टैरिफ है बेसिक पोस्टल सर्विस का, उसको मॉडिफाई करने की पावर आखिर किसके पास है? बताइए जरा. DG साहब के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेक्रेटरी पोस्ट साहब के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के पास है? अगर आप इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर एज सेंट्रल गवर्नमेंट. But that has been modified. Now the powers to do this is in the hands of Ministry of Communications. आप इसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं. An amendment in section 7 of the India Post Office Act 1898 was approved by the Parliament through Finance Bill 2017, जो पिछला वाला हुआ था, whereby the powers to modify rates and basic postal content in the first schedule of the India Post Act, which was earlier with the Parliament, has been delegated to Ministry ऑफ कम्युनिकेशन. तो भैया आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक पोस्टल सर्विस के रेट्स को मॉडिफाई कर सकती है. 3-4 चीजें ध्यान रखिएगा. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? बेसिक पोस्टल सर्विस है. बेसिक पोस्टल सर्विस कहाँ है? फर्स्ट शेड्यूल में है. कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कर सकता है. पहले पार्लियामेंट के पास था. सेक्शन 7 में है इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट के. फाइनेंस बिल 2017 के थ्रू, यानी 2017 वाले अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज हुई है. आगे बढ़ते हैं. कैन अ न्यूज़पेपर विद एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बी कंसिडर्ड फॉर अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मुझे दिख नहीं रहा. क्वेश्चन ये कह रहा है,
एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है. सो इन द मॉर्निंग यू ओपन द न्यूज़पेपर एंड यू फाइंड Honda Activa at ₹80,000 ओनली. ओ माई गॉड. नागिन सीजन 2. नागिन, वैसे नागिन सीजन 2 कौन कौन देखा है? नागिन सीजन 2 मोनी रॉय. यू ओपन द न्यूज़पेपर, ये मोनी रॉय की बड़ी सी तस्वीर. ओ माई गॉड, नागिन सीजन 2 इज कमिंग फ्रॉम 25 and 26 जून 2022. नहीं, उस दिन तो इंस्पेक्टर का पेपर है. अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं तो क्या वो हमारी RNP सर्विस ले सकता है? येस और नो? प्लीज आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट. Whether they are eligible for registered newspaper. The answer will be, here is the answer extract from IPO Act. For the purpose of such registration, every publication consisting wholly or in great part of political other news विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ड दे रखा भाई, विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट. कैसा भी न्यूज़पेपर हो उसको RNP में हम ले सकते हैं. वो ज़्यादातर पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ को लेके चलता हो और न्यूज़पेपर उसको माना जाएगा RNP के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 कंडीशन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैज टू सेटिस्फाई, जो आपको पता है कि उसके अंदर नॉट मोर देन 31 डेज का इंटरवल होना नहीं चाहिए एंड इट हैज़ अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स. ये लोग आप लोग अच्छे से जानते हो, ये लास्ट वाले 2 पॉइंट. बट हियर ऑल्सो वी कैन डिराइव अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक एडवर्टाइजमेंट्स आर अलाउड, पॉलिटिकल न्यूज और दीज थिंग्स आर ऑल्सो अलाउड, देयर हैज टू बी नॉट मोर देन 31 डेज इंटरवल एज वेल एज बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर हैज टू बी देयर. आगे बढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में एंड आई थिंक ये आपके पेपर में पक्का आने वाला है. आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे, आजकल कई बार न्यूज़पेपर के साथ ना स्पेशल सप्लीमेंट आता है. यू नो देयर इज अ मेन न्यूज़पेपर एंड देयर इज अ सप्लीमेंट, स्मॉल बुकलेट. यू विल से न्यूज़पेपर 2 more pages, 4 more pages, say local news, saying special edition for Diwali, some special newspaper is coming. Whether such a supplement or extra, क्या उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ हम भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? We'll be charging it extra. It will not be allowed. Only the original newspaper will be allowed and supplement will not be allowed. Shall be deemed to be part of the newspaper. उसको माना जाएगा कि न्यूज़पेपर का ही पार्ट है, या फिर उसको हम अलाउ कर देंगे बट परमिशन ऑफ HOC के साथ. What do you think guys is the right answer? And I am active here. I am with you on the chat. So please मुझे रिप्लाई करिए. कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आ रहा है न्यूज़पेपर का जिसमें सेम डेट भी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है, डेट भी पड़ी हुई है, तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसकी कंडीशन ये है, ये नीचे मैं लिख दिया आपके लिए. No such extra shall be deemed so, provide that no such extra or supplement shall be so deemed unless it consists wholly or in great part of matter like that of newspaper and has title, date of publication of the newspaper printed at top of each page, and it shall be deemed to be a part of the newspaper. अगर हम उसको ये मान लेते हैं कि उसके अंदर सेम डेट है और सेम न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन का नाम प्रिंटेड है. इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा. कस्टम ड्यूटी पेड बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी रिकवरेबल एज. भाई कस्टम ड्यूटी जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट ने कस्टम ड्यूटी रिकवरी करी है, उसको कैसे रिकवर करेंगे? फाइन इम्पोज अंडर दिस एक्ट, फाइन इम्पोज एंड रिकवरेबल बाय अ मजिस्ट्रेट एज अ पोस्टेज, या ऑल ऑफ द अबव. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है just like in the last examination there was a question, stamps are deemed to be revenue for the purpose of stamps वाला जो question था, वैसा ही है. तो दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पे क्लियर postage is recovered as fine imposed recoverable by magistrate. कस्टम ड्यूटी नहीं, पोस्टेज. अगर कोई पोस्टेज कम लगा रहा है तो इट इज रिकवर्ड जस्ट लाइक अ फाइन इम्पोज बाय रिकवरेबल बाय अ मजिस्ट्रेट. एंड कस्टम ड्यूटी इज रिकवरेबल एज पोस्टेज. तो कहने की बात ये हुई कि हाँ, B is the right answer, but B is the right answer given in IPO Act for postage itself. And in IPO Act it is written that custom duty will be recovered just like postage is recovered. And postage is recovered this way, fine imposed and recovered by a magistrate. तो ध्यान रखिए कि postage को recover करते हैं हम ऐसे और custom duty को recover मानते हैं हम ऐसे. For non-payment of postage other than articles में और other articles में also be detained. देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई कस्टमर है जिनको हमने पोस्टेज रिकवरी के लिए कहा है, हमने कहा भैया आपको पोस्टेज का पैसा देना है, यू हैव टू पे, एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, PMG कैन ऑर्डर समथिंग कि उनकी बाकी सारी डाक रोक ली जाए. यू नो व्हाइल आई जॉइंड न्यूली इन द पोस्ट ऑफिस, आई यूज्ड टू टेल माई फ्रेंड्स, ऐसा है तुम्हारे डाक रुकवा दूंगा, मुझसे पंगा लोगे, विल फाइट विद मी, आई विल डिटेन योर डाक. तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, लड़ाई पे तो नहीं, बट अगर आप ये पे नहीं करते हो कोई भी पोस्टेज, तो योर अदर आर्टिकल्स में ऑल्सो बी डिटेन्ड. दिस इज द
थिंग गिवन इन इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज स्टैम्प्स किस चैप्टर में दी हुई है दोस्तों? चैप्टर नंबर 4 में दी हुई है। चैप्टर नंबर 4 में दी है पोस्टेज स्टैम्प्स टू बी डीम्ड टू बी स्टैम्प्स फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू। तो एक तो पोस्टेज स्टैम्प ये पिछले पेपर में आया था, आप लोग जानते हो। और दूसरी बात यह है कि पोस्टेज स्टैम्प्स जो होती हैं दे आर द टोकन ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो पोस्टेज हम पे कर रहे हैं उसकी टोकन है वो। जैसे कि नोट जो करेंसी जो है, एक 2000 का नोट जो है 2000 रुपीज की वैल्यू स्टोर करता है, वैसे ही एक स्टैम्प जो है वो पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की फीस कैरी करता है इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग समथिंग, उसके चार्जेस के अगेंस्ट में। यहाँ एक चीज और दी है, एनी प्री प्रिंटेड मार्क में ऑल्सो भी कंसिडर्ड पोस्टेज स्टैम्प इफ अप्रूव्ड। यहाँ फ्रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अगर किसी आर्टिकल के ऊपर फ्रैंकिंग हो रखी है या कोई प्री प्रिंटेड मार्क है जो कि अप्रूव्ड है, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड पोस्टेज स्टैम्प। प्लीज रिमेंबर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 राइट आंसर था। 12 चैप्टर इसके अंदर है ही नहीं। 6 और 5 क्या क्या है ये मैंने आपको इसलिए दिया बिकॉज यू आर सपोज टू रीड इसके। आप चैप्टर नंबर थोड़े से एक बार देख लीजिएगा, पेपर में जाने वाली मॉर्निंग को देख लीजिएगा। चलिए भाई, पेपर 1 के उतने क्वेश्चंस थे एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट की जो बातें मैंने आपसे कही, आई गेव यू 7 to 8 क्वेश्चन, मे बी 10 क्वेश्चन। आई थिंक देयर वर 10 क्वेश्चन। लेट मी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर वर 10 क्वेश्चन। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन आपके सामने तो रखे, बट उन 10 के साथ जुड़े हुए हमने एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस और भी कर लिए। तो इसी तरीके से पेपर 2 में आ जाते हैं। जीएफआर 2017 की बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। जेम दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज गिवन इन रूल नंबर कितने ऑफ जीएफआर? 149 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। जेम के लिए यूज किया गया, जेम इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। कहीं पे आए एसपीवी, शॉर्ट में आए एसपीवी, कंफ्यूज नहीं होना, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल रहा है। जेम हैज रिप्लेस सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रेंड्स, उसका नाम था डीजीएसएनडी, डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिपो। ये जो था इनको जेम ने अब टोटली रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है, जीएफआर 2017 में ऐसा नहीं लिखा है। तो देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब तक ओपन कर रहे हैं तब बात कर रहा हूं। यहाँ पे गूगल बाबा जीएफआर अमेंडमेंट, ये क्या है भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। स्टेफिना मैरिसिनेनूज 140th बर्थडे, पता नहीं कौन है भाई, छोड़ो। जीएफआर अमेंडमेंट 2021 को क्लिक करिएगा, ये वाला doe.gov.in को खोलिएगा और यहाँ सिंपली देखिएगा अमेंडमेंट इन जीएफआर, अमेंडमेंट इन जीएफआर, अमेंडमेंट इन जीएफआर, ये दे रखे हैं। ये जो रूल्स है ना 3/7/2017, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 अमेंडमेंट्स हुए हैं। प्लीज गाइज, सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ लेने हैं विदाउट फेल। ये क्या कंपाइल किया गया, देखिए रूल नंबर 153 के बारे में है। ये क्या कंपाइल किया गया है, ये कंपाइल किया गया है कंटिजेंसी फंड, नॉट इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पढ़ना है। ये है रिप्लेसमेंट ऑफ नेम ऑफ अर्स्टवाइल डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स बाय जेम। मैं पहले डिपो बोल गया था, डिस्पोजल है। तो ये देखिए पढ़ लीजिएगा सब लोग। रूल नंबर 147 में पावर्स फॉर प्रोक्योरमेंट जो है वो शिफ्ट कर दी गई है। रूल नंबर 49 में जेम अब पूरी तरीके से इंचार्ज हो गया है। जो उसके रेट्स हैं 50,000, 5 लाख, 30 लाख, ये सब भी चेंज कर दिए गए हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, it has also been decided to delete rule 148, 156, 159, 160, 173, 174 of GFR 2017 related to rate contracts। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ये सब देख ले रहे हो तो प्लीज डोंट आस्क मी टू डाउनलोड द पीडीएफ फॉर यू, दैट बिकम्स हेक्टिक एंड दैट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर टाइम। तो 1 मिनट लगेगा, मैं आपको गूगल करके जो चीज़ें दिखाई हैं, जो मेरे पास होती हैं, वो सब मैं ग्रुप में बार बार पोस्ट आपके लिए करता ही रहूंगा। ठीक है, कॉपीज ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ वैल्यू ऑफ ₹25 स्पेशल ऑडिट चाहिए। अब कह दिया ऑडिट ऑफिसर को भेजनी है, पहले बोला था स्पेशल ऑडिट करानी है उसकी, अब बोला नहीं ऐसा कर लो, ऑडिट ऑफिसर को भेज दो, वैल्यू ऑफ ₹25 lakhs एंड अबव। तो ये अमेंडमेंट है ना, इस सबसे ज्यादा चांस होता है इसके आने का। रूल नंबर 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी, ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो ये अमेंडमेंट्स आप सारे देख लेना। चलो वापस आते हैं। डायरेक्ट परचेज विद कंपैरिजन कैन बी डन फॉर प्रोक्योरमेंट अप टू ₹। अब इसका आंसर आपको बताना है। मैं जेम में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कितने रुपए तक की
परचेज हम कर सकते हैं विद कंपैरिजन। डायरेक्ट परचेज विद कंपैरिजन कैन बी डन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ अप टू ₹25,000, 50,000, 5 लाख, 2 लाख 50,000। बताइए जरा, फिर ये आगे बढ़ेंगे। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए फटाफट से। डायरेक्ट परचेज विद कंपैरिजन कैन बी डन। विद कंपैरिजन बोल रहा हूं, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं 3 आइटम्स कंपेयर करने हैं। एक आंसर यहां पे बता देता हूं। 2 तरह की परचेज होती है, डायरेक्ट परचेजेस एंड थ्रू बिडिंग प्रोसेस होता है। डायरेक्ट परचेज मतलब है कि हमें जेम पे कोई आर्टिकल दिख रहा है और हम सीधे उसे क्लिक करके परचेज कर ले रहे हैं। इसमें एक लिमिट होती है जिसमें कंपैरिजन करना जरूरी होता है। कंपैरिजन मतलब आपको जेम पे आइटम दिख रहा है तो आप एटलीस्ट कितने आइटम, 3 आइटम्स, अनदर क्वेश्चन के लायक पॉइंट है, 3 आइटम्स को कंपेयर करना जरूरी होता है। तो कह रहे कंपैरिजन के साथ विद कंपैरिजन कितने तक का आइटम खरीद सकते हो। तो आप लोगों ने आंसर्स लिखे ही हैं। अनफॉर्चुनेटली कई आंसर्स गलत हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को प्लीज ढंग से समझिएगा। अप टू 25,000 विदाउट कंपैरिजन एंड विदाउट कोटेशन। अगर कोई आर्टिकल 25,000 से नीचे का जेम पे दिखाई दे रहा है तो यू कैन परचेज इट विदाउट एनी, टोटली विदाउट कोटेशन। डायरेक्ट देखिए उसको खरीद लो। अगर वो 5 लाख रुपीस तक का है, 25,000 से लेके 5 लाख रुपीस तक का, तो विद कंपैरिजन आप 5 लाख रुपीस तक का सी ऑप्शन खरीद सकते हो। 25,000 तक सिंगल कोटेशन भी जरूरत नहीं, विदाउट कोटेशन खरीद लीजिए। 5 लाख तक आप कराइए डायरेक्ट परचेज, बट यू हैव टू कंपेयर। कितने कंपेयर करने होते हैं भाई बताइए, मैंने बताया कितने मिनिमम कंपेयर करने हैं। एक शीट बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपैरेटिव शीट। अप टू 5 लाख रुपीस there has to be 3 vendors, 3 quotations. For automobiles ये 5 लाख की लिमिट 30 लाख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो 5 लाख से ऊपर बिड करना कंपलसरी है। बिड मतलब क्या होता है, बोली, नीलामी, थ्रू बिडिंग, टेंडर निकाल के कराओ, 5 लाख से ऊपर का है तो। बट इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स 30 लाख रुपए तक की लिमिट दे दी है जेम ने। तो दिस 5 लाख इज 30 लाख इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल। एंड लोकल परचेज कमेटी कैन प्रोक्योरमेंट अप टू 2.5 लाख एज पर रूल 155। देखो इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक कमेटी होती है, इसका नाम होता है लोकल परचेज कमेटी। देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने आपको 5 लाख बताया, मैंने आपको विद कंपैरिजन बताया, विदाउट कंपैरिजन 25,000, विद कंपैरिजन 25,000 टू 5 लाख। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल अप टू 30 लाख। For comparison you need 3 quotations, below this you need no quotation, and now local purchase committee इसको कहते हैं LPC, last pay certificate नहीं, local purchase committee. Procurement can be done up to ₹2,50,000 with local purchase committee. The point is if there is some article which is not available on GEM, अगर जेम पे कोई आर्टिकल अवेलेबल नहीं है या फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग उसको आप लोकल मार्केट से लेना चाहते हो, तो आप लोकल परचेज कमेटी बना सकते हो, जिसके अंदर सीनियर मेंबर्स ऑफ द ऑफिस रहेंगे, रीफा सीफा वगैरह रहेंगे। एंड 2,50,000 तक का आप वो कमेटी 3 कोटेशन या ज्यादा कोटेशन मार के कंपैरिजन करके परचेज कर सकती है एज पर रूल 155, डिपेंडिंग ऑन पावर्स। जैसे पोस्ट मास्टर जनरल साहब की पावर होती है कि 2.5 लाख तक का वो परचेज कर सकते हैं, ये आपको पावर्स वाले में देखना पड़ेगा। तो ये 2,50,000 आई होप इज क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज बी इंटरेक्टिव विद मी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2.5 लाख, 5 lakh, 30 lakhs, above 5 lakh, everything has to be crystal clear to you. Local purchase committee rule number 155. Rule number 154 में दे रखा है 25,000 वाला विदाउट कोटेशन परचेज का। तो 154, 155 इसका सर्टिफिकेट होता है जब परचेज होती है, GFR 154, GFR 155. There are 2 certificates which are to be furnished by the purchasing अथॉरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे हैं, आई एश्योर यू इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज गिवन इन रूल नंबर, कौन से रूल नंबर में दिया हुआ भाई हमको? रूल नंबर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कौन सा है हमारा? रूल नंबर 21 है। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है कि हम जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करेंगे, वॉट एवर गवर्नमेंट मनी वी आर स्पेंडिंग, वी आर सपोज टू स्पेंड इट, we are supposed to spend it in such a way as if it is my own money. This is the point as far as financial property is concerned. रूल नंबर 55 ऑफ GFR 2017, ये किस बारे में है भाई? रूल नंबर 55 जो है वो है वोट ऑन अकाउंट। भाई वोट ऑन अकाउंट क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, एंड व्हेन फाइनेंशियल ईयर इज एंडेड तो क्या होता है कि फंड्स को टेम्परेली इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। रिवाइज एस्टिमेट्स तो बाद में जाते हैं कि भाई जब तक बजट पास नहीं हुआ, इट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। यहां दिया है, इफ द एप्रोप्रिएशन बिल सीकिंग ऑथराइजेशन द पार्लियामेंट, यानी जो बिल है
जो हमारा पार्लियामेंट में बजट पेश होगा, जब तक नहीं हो रहा है तो वोट ऑफ अकाउंट का प्रोसेस जो आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम टेम्परेरी फंड इशू कर दिए जाते हैं। मतलब बजट में भी पास नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर एंड लगा, बट कंपनीज तो चल रही है, कंपनीज से मेरा मतलब डिपार्टमेंट्स तो चल रहे हैं। तो क्या किया, डिपार्टमेंट्स को फंड अलॉट कर दिया टेम्परेरीली, इट इज कॉल्ड वोट ऑफ ऑन अकाउंट। और टेम्परेरी फंड अभी पास नहीं हुआ, इट विल बी लेटर ऑन पास्ड। द कंडीशन इज दैट द फंड्स मेड अवेलेबल अंडर वोट ऑन अकाउंट आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर न्यू सर्विस। केवल काम चलाने के लिए फंड दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट दिस। न्यू सर्विस के लिए वोट ऑन अकाउंट फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। दीज आर द थिंग्स जीएफआर में से जो आपसे पूछी जा सकती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स गिवन फॉर ऑब्टेनिंग बिड। तो भाई बिड कितने से ऊपर होती है, जरा मैंने अमाउंट आपको पीछे बताया था, कितने अमाउंट से ऊपर बिड करना जरूरी होता है फ्रेंड्स, बता दीजिए। जीएफआर 158 में देखा है, देखो एक क्वेश्चन यहां मिल गया, जीएफआर 158। तो बताएं जरा कितने लाख से ऊपर, कितने लाख रुपए से ऊपर बिड्स कंपलसरी हैं। आंसर वॉज 5 लाख, एंड 5 लाख के अगेंस्ट में यहां पे भी आंसर 5 ही है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिड्स। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जो कि अब 25 लाख के कराई जाती है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अप टू 25 लाख कराई जाती है, ज्यादा में भी करा सकते हैं। 2 स्टेज बिडिंग, 2 स्टेज बिडिंग में क्या होता है कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो हमें 2 बिड भेजते हैं। पहली भेजते हैं टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड मतलब कि मुझे जो आर्टिकल खरीदना है, मान लीजिए मुझे तोप खरीदनी है, आई वांट टू बाय अ कैनन, एंड फॉर दैट कैनन आई सेड कि भाई इसको कम से कम 500 मीटर की रेंज होनी चाहिए। सो टेक्निकल बिड्स होगी, कंपनी लिखी होगी, ये प्रिंटर ले रहा हूं HP पर मिनट 20 पेजेस प्रिंट करता है, दिस विल बी इन टेक्निकल बिड। एंड फाइनेंशियल बिड विल बी ओपन फॉर ओनली दोज जिनकी टेक्निकल बिड हम क्वालिफाई कर देंगे। मान लीजिए आपको प्रिंटर परचेज करना है एंड देर आर टेक्निकल बिड्स, इनमें HP है, क्योसेरा है, देर आर कैनन इज देयर, ब्रदर इज देयर। यू सेड नहीं मुझे तो HP का ही प्रिंटर लेना है, तो आप बाकी सबका रिजेक्ट करके केवल टेक्निकल बिड्स एक्सेप्ट करोगे HP वालों की, एंड केवल उनकी ही फाइनेंशियल बिड्स खोली जाएंगी। तो पहले टेक्निकल खोली जाती है, फिर फाइनेंशियल खोली जाती है। 2 बिडिंग सिस्टम कहते हैं इसको। सिंगल टेंडर इंक्वायरी प्रॉपर्टी आइटम्स, कुछ आइटम्स होते हैं जो केवल एक ही कंपनी बनाती है, आपको पता है कि यही कंपनी बनाती है। या ऐसा हो सकता है कि यू हैव सेट अप एन ऑफिस विच, जिसमें कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे, देयर आर कंप्यूटर्स ऑफ HP, हेलेट पैकर्ड, आपके सारे कंप्यूटर्स हैं। तो आप चाहते हैं कि अब मैं प्रिंटर्स जो लगाऊं या नेटवर्किंग जो लगाऊं वो भी HP की लगाऊं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ऐसे केस में आप सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं डायरेक्टली HP से। प्रॉपर्टी आइटम से मतलब है ऐसे आइटम जो एक ही कंपनी बना रही है। अब HP का कंप्यूटर तो HP बना रहा है ना, और अगर अदर कंप्यूटर आ जाते हैं, एसर आ जाता है, डेल आ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप लिमिटेड कर लो, एडवर्टाइज कर लो, डायरेक्ट परचेज कर लो अगर लिमिट्स के अंदर है। और अगर आपको वही कंप्यूटर्स लगाने हैं अपनी लैब को कंप्लीट करने के लिए या ऑफिस को में एक रूपता, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, अभी तो बोली ये लगा रहे थे, मतलब आप कहोगे मुझे ये आइटम चाहिए, अब कंपनियां बोली लगाएंगी कि हम इतने रुपए में दे देंगे। दिस इज रिवर्स। सो 5 टाइप्स ऑफ बिड्स आर देयर एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिड अलोंग विद बिड्स आर अबव ₹5 लाख। कार के केस में, ऑटोमोबाइल के केस में अबव 30 लाख। बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, पिछले पेपर में पूछा था, परसेंटेज क्या है जरा पढ़ लीजिए अच्छे से। बिड सिक्योरिटी जो है इनका परसेंटेज है 2 से 5%, और आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का है 5 से 10%। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ए इसका राइट आंसर है, ये सब गलत हैं दोस्तों। कोविड की वजह से देयर इज अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, राइट नाउ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज रिड्यूस्ड टू 3% अप टू 31/12/2021। सो एज पर अमेंडमेंट राइट नाउ 3% चल रही थी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, अब तो खैर 2022 चल रहा है तो 5 to 10 और 2 to 5 आ गया होगा, बट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कोविड के दौरान 3%, क्योंकि आप 31/12 आपके एग्जाम में है ना, प्लीज नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, 3% पर रिड्यूस चल रही थी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी 45 डेज की लिए वैलिड होती है और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 60 डेज की वैलिड होती है। बिड सिक्योरिटी बिड के 45 डेज तक, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी काम कंप्लीट होने के 60 डेज तक रख सकते हैं, उसके बाद उसको रिफंड करना होता है 30 डेज के अंदर। दैट इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। दोस्तों मान लीजिए आपको एक ऑर्डर मिला कि
आपको शादी में खाना बनाना है, यू गॉट द ऑर्डर ऑफ बीइंग अ कैटरर इन अ मैरिज फंक्शन, यू विल सीक सम एडवांस कि भैया कुछ एडवांस दे दो आपकी खुशी में, हम बेगाना अब्दुल्ला दीवाना जो भी कहते हैं वो नहीं बनना चाहते हैं। एडवांस का प्रावधान गवर्नमेंट में जनरली तो नहीं है, हाउएवर यहाँ पे कहा गया है कि 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू प्राइवेट फर्म्स, अगर आप चाहो तो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ प्राइवेट फर्म्स को एडवांस के रूप में दे सकते हैं, 40% टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी या पीएसयू को दे सकते हैं, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नॉट एक्सीडिंग अमाउंट पेबर फॉर 6 मंथ्स एडवांस में दे सकते हैं। ये सारे सेक्शन नंबर्स मैंने आपके सामने इसीलिए खोले हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं, दीज आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर। And you click 171, it is performance security. You click 172, it is advance payment to supplier. तो भाई एडवांस पेमेंट का 172 है। You go to 173 पार्ट पेमेंट टू सप्लायर, जो कि एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड 173 इज ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिशन, फेयरनेस, एलिमिनेशन, हार्मनी इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो भाई एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है, कॉम्पिटिटिवनेस, पता चला अपने अपने लोगों से बिडिंग करवा दी, वो सब नहीं होगा दोस्तों। 30%, 40% एंड 6 मंथ्स इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है जीएफआर में। रूल 176 ऑफ द जीएफआर 2017 स्पीक्स अबाउट व्हाट, तो मैंने यहाँ आपको ये सारे याद कर लेने हैं। परफॉर्मेंस 171, बिड सिक्योरिटी 170, 176 इज बाय बैक ऑफर, क्या होता है बता देता हूँ। 177 इज प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस। तो दोस्तों क्या हुआ, 177 से आगे सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट में चले गए हैं, तो थोड़ा अनइंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ज्यादातर गुड्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसी में थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। सो 176 इज बाय बैक ऑफर इन विच you can, you know, there is a company से HP is saying कि हमें पुराने कंप्यूटर दे दो, बदले में नए कंप्यूटर्स ले लो, मतलब कुछ पेमेंट पे, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफर। HP is offering you, sir, supply us back our old computers, we will be supplying you new computers on payment of something, so that is how it goes. Full form of TOR and RFP, TOR and RFP are, सॉरी, किस रूल में दी हुई हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो सिंपली आप जब कंफ्यूज हो, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया, मैं बहाना नहीं करूंगा, तो टीओआर और ये जो दोनों है 187(6) में दिए हैं शायद, ये रही देखिए। आरएफपी इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड टीओआर इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। होता क्या भाई, आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आपने पढ़ा होगा आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 8 आरएफपी मंगाई थी। आरएफपी मतलब हम लोग, इंडिया पोस्ट इज आस्किंग company's request for proposal, means I will write to Infosys, I will write to HP, I will write to SIFI and all, that we want a proposal from you, we want a proposal from you, हमें ये काम कराना है, हम आपसे कह रहे हैं हमें प्रपोजल दो साहब, हमें प्रपोजल दे दो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर प्रपोजल, एंड आई एम गिविंग अलॉन्ग विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मीन्स I want to get the IT modernization project of India Post done. We need computers, फलाना फलाना thing, and for that we request you to submit your request for proposal. वो request for proposal हमने की, उसके अगेंस्ट में आपको proposals मिलेंगे. That is called request for proposal. सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज, आप बता दो यार इसका आंसर मैं क्या दूं, जल्दी से बताइए भाई, सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए, वीडियो एंड की तरफ खत्म होने वाला है, लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है राइट नाउ? डायरेक्टर जनरल ऑफ सेल्स एंड डिस्पोजल्स, रिटर्न लेटर ऑफिस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या नोडल मिनिस्ट्री? आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट अमेंडमेंट जो मैंने आपको दिखाया था, जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल इज नाउ द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक हमने 50 to 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। दिस विल बी एंड ऑफ माय स्लाइड शो फॉर नाउ। आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी, इस तरह के कुछ और स्लाइड्स पे अभी आपके एग्जाम तक प्रिपेयर करता रहूँगा, वहाँ से शायद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। कुछ टेस्ट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ अरेंज, जो मैं आपसे पहले ही ले चुका हूँ, मैं उन्हें रीएक्टिव कर रहा हूँ, all those tests which I took on the Google form format. So we are going to Google format once more. I will be activating those tests. Let's test your knowledge once again. अब मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट आस्क मी टू मेक न्यू टेस्ट, लेट मी फोकस ऑन दिस, क्योंकि अगर मैं नया टेस्ट बनाने बैठ जाऊंगा ना दोस्तों, तो मैं शायद बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा और हम इसको मिस कर जाएंगे। सो लेट मी प्रिपेयर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग। आप ये मान के चलो मैं आपके साथ इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग दिस क्वेश्चन फॉर मी. In the end, I will take your leave. Please like the video, share it with your friends. I will be making a PDF of this highlighting the right answer. मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा. एड्यूथाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, YouTube पे मुझे फॉलो कर लीजिए. Until we meet next time, it's a good night.